आज पामेला गोस्वामी, उसके बाद उनके जो साथी है प्रवीर कुमार दे, जो यूथ बीजेपी के जो विंग है, आज इनका पकड़ा जाना और इन पामेला गोस्वामी ने क्लियर शब्दों में न्यूज़ चैनलों को कहा है राकेश कुमार सिंह, जो खूब ही घनिष्ठ है कैलाश विजयवर्गीय, जो बीजेपी के पूरे बंगाल के इंचार्ज है। तो आज गोदी मीडिया इस पे चुप क्यों है? नेशन वांट्स टू नो। किस तरीके से एनसीबी ने जांच किया था मुंबई में, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके बड़े बड़े, तो क्या बंगाल में भी वो आने वाले दिन में हो सकता है क्या? अगर आज के डेट में अगर ये टीएमसी अगर किया होता या कोई XYZ कांग्रेस किया होता या कोई भी लोग इस मुद्दे को अगर उठाने की कोशिश करते, तो आज आप सोचिए ये कहाँ उनके परिवार को टानना, उनके परिवार के हर एक सदस्य को घसीटा जाता। इस तरह का नाम जो खुद एक पार्टी के नेता अगर लेता है तो ये गंभीर मुद्दा है और आने वाले इलेक्शन में ये टीएमसी को बेनिफिट करेगा। तो आप सोचिए आने वाले दिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ईवीएम मशीन को जब तक भारत से उसे बंद नहीं किया जाए, आप सोच लीजिए आने वाले दिन में भी यही सरकार आपको देखने को मिलेगी। बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो अपने चरम पर है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिन पहले पामेला गोस्वामी को पुलिस ने ड्रग्स यानी कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था और इस राजनीति में एक बड़ा नाम आ गया है, क्योंकि पामेला गोस्वामी कोर्ट में पेशी के दौरान राकेश सिंह, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और कैलाश विजयवर्गीय के करीबी माने जाते हैं, उनका नाम लिया है। इस पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं सामाजिक कार्यकर्ता शेख जुल्फकार अली से। तो सर, आपको क्या लगता है कि भाजपा नेता जो राकेश सिंह का पामेला गोस्वामी ने नाम लिया है, इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का कहाँ तक हाथ है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नेशन वांट्स टू नो। तो नेशन वांट्स टू नो जो एक मुद्दा उन्होंने चालू किया था सुशांत सिंह राजपूत के वक्त में, आप देखिए उस मुद्दा पे रिया चक्रवर्ती और उनके जो भाई है और उनकी जो परिवार है, गोदी मीडिया उस वक्त जिस तरीके से इस न्यूज़ को, नारकोटिक्स वाला जो मामला था मुंबई में जो हुआ, इस तरीके से उछाला गया, उनके परिवार के साथ क्या क्या बीता, उनके परिवार जो परेशानी से गुजरा है, ये तो आप सबको पता है। आज मैं कहना चाहता हूँ नेशन वांट्स टू नो, क्या आज पामेला गोस्वामी, उसके बाद उनके जो साथी है प्रवीर कुमार दे, जो यूथ बीजेपी के जो विंग है, आज इनका पकड़ा जाना और इन पामेला गोस्वामी ने क्लियर शब्दों में न्यूज़ चैनलों को कहा है कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है राकेश कुमार सिंह, जो खूब ही घनिष्ठ है कैलाश विजयवर्गीय, जो बीजेपी के पूरे बंगाल के इंचार्ज है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो मामला है ये काफ़ी, अगर आज के डेट में अगर ये टीएमसी अगर किया होता या कोई XYZ कांग्रेस किया होता या कोई भी लोग इस मुद्दे को अगर उठाने की कोशिश करते, तो आज आप सोचिए ये कहाँ उनके परिवार को टानना, उनके परिवार के हर एक सदस्य को घसीटा जाता, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के साथ में हुआ है। तो आज गोदी मीडिया इस पे चुप क्यों है? मैं यही कहना चाहता हूँ, आज आप लोग जैसे हालत बंगाल हुए या न्यूज़ टैग इंडिया हुए, जो सोशल नेटवर्किंग है, आप लोग की वजह से कुछ खबर लोगों तक पहुँच रही है। तो मैं कानून के ऊपर विश्वास रखता हूँ और कानून जो डिसीजन लेगा उसके ऊपर में हमें देखना पड़ेगा कि ये डिसीजन कितना तक सही है। क्योंकि पामेला गोस्वामी ने जो राकेश सिंह का नाम लिया है उस पर आप क्या कहेंगे? राकेश, देखिए राकेश सिंह का जो नाम लिया है, जो एक बीजेपी कार्यकर्ता है, अब कितना सच है कितना झूठ है वो तो कानून ही डिसाइड करेगा। मैं और आप कुछ अगर पहले से डिसाइड कर लेंगे, बिकॉज आप देखिए रिया चक्रवर्ती का मामला मैंने क्यों बताया, आज क्या हुआ उनके साथ में, उनके पूरे परिवार को घसीटा गया। तो अभी क्या है कि कानून को डिसाइड करने दीजिए। शेख जुल्फकार, हाँ, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि राजनीति में जब भी कोई हलचल मचती है तो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भाजपा की नेत्री भाजपा के ही नेता पर आरोप लगा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो गंभीर एक मसला है।
कारण ये है कि आज अगर भाजपा की जो नेत्री है, भाजपा के नेता के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो इसका जो जांच है, ये तो सीआईडी हमारी स्टेट की जो पुलिस है, सीआईडी है, ये तो ये करेंगे। अब इसका क्या असल जो मामला निकलता है, ये हमें थोड़ा वेट एंड वॉच हमें करना पड़ेगा। और अगर ये भाजपा के कार्यकर्ता के माध्यम से अगर इतना बड़ा अगर नारकोटिक्स जो लगभग 100 ग्राम का जो बताया जा रहा है, करीब 10-12 लाख का सामान है, तो अब क्या है कि जिस तरीके से एनसीबी ने जांच किया था मुंबई में, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके बड़े बड़े, तो क्या बंगाल में भी वो आने वाले दिन में हो सकता है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि भाजपा के कितने बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ है? ये एक रैकेट चल रहा है, इस तरह का घटना सामने आ रही है, आने वाला विधानसभा चुनाव है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई पार्टी को लेके कहना इसलिए नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मैंने आपको अभी कहा है क्लियर शब्दों में, डिसाइड करेगी जो हमारी रिसर्च जो है, सीआईडी है, एनसीबी है, जो हमारे अलीपुर के जो पुलिस स्टेशन है जिन्होंने अरेस्ट किया, प्लस जो कोर्ट डिसाइड करेगी, उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। बिकॉज मैं कोई होता नहीं हूँ कि इसके बारे में कुछ डिसीजन लेने का, तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। पामेला गोस्वामी ने तो राकेश सिंह का नाम ले लिया, लेकिन राकेश सिंह से जब इस आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये टीएमसी के बोलने पर, टीएमसी के बहकावे में आकर इस तरह की बयान दे रही हैं पामेला गोस्वामी। देखिए, पामेला बनर्जी का भी उन्होंने, देखिए, पामेला गोस्वामी वाला जो मुद्दा है, राकेश सिंह से जब एबीपी आनंदों ने जब बात किया, तो उसने क्लियर शब्दों में कहा कि शी इज़ अ ड्रैगेटिक, और उनके पिताजी ने पार्टी को चिट्ठी भी दिया है इस विषय में कि मेरी जो बेटी है वो नशे की आदी है, नशे की है। तो इसके कारण अभी क्या है, देखिए, ये मुद्दा जब तक इसको सीआईडी सही से ये मामला को रिसर्च नहीं करती है, तब तक बोलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज हम वही कह रहे हैं जो हमने मीडिया में देखा है, तो ये तो आज छिपाया हुआ है नहीं। तो कुछ मीडिया जो है इसे दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से हमें पता चल रहा है, और कुछ मीडिया जो मैंने कहा, नेशन वांट्स टू नो, और जो गोदी मीडिया है, आप देखिए वो इधर उधर की बातें दिखा रहे हैं। तो जो मुद्दा है, अगर ये मैंने कहा ना, अगर ये कांग्रेस किया होता या कोई दूसरा पार्टी तृणमूल कांग्रेस किया होता, तो आज कहाँ से कहाँ ये मामला को लेकर चला जाते हैं। ये मामला बंगाल में विधानसभा चुनाव पर कितना इफेक्टिव साबित होगा, कितना असर पड़ेगा? देखिए, इफेक्टिव तो असर तो ये पड़ेगा, कारण ये है कि अगले महीने चुनाव है। अब इतना बड़ा जो एक माने जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स है यूथ के जो पकड़ा गए हैं, अब इसके अंदर में अब कौन कौन इन्वॉल्व है, जिस तरीके का नाम लिया गया है, जैसा राकेश सिंह है, और उनके जो सपोर्ट में जो कैलाश विजयवर्गीय जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, माने यहाँ के जो हेड है सेंट्रल से जो आए हुए हैं, तो इस तरह का नाम जो खुद एक पार्टी के नेता अगर लेता है, तो ये एक गंभीर मुद्दा है, और आने वाले इलेक्शन में ये टीएमसी को बेनिफिट करेगा। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार आसमान छू रहा है, कई राज्यों में 100 के ऊपर चला गया है। बंगाल के अंदर भी 92 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है, डीजल का दाम भी काफ़ी महंगा हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम आम जनता ही पीसते हैं। आज आप देखिए, पेट्रोल 100 के पार जाने वाला है, ऑलरेडी चला गया है। डीजल का भी आप 80 से 82 रुपया लीटर हो गया है, 84 से ऊपर हो गया है। आपको पहले ये समझना है कि प्रति बैरल जब 110 रुपया बैरल था यूएस डॉलर, आज यूएस डॉलर पर बैरल आपका है लगभग 60 से 65। तो अगर आज 60 से 65 अगर पर बैरल है यूएस डॉलर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो तेल का जो कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी सब कुछ लेके लगभग 38 माने 38 रुपया समथिंग पैसा वो मिलना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टैक्स लागू होता है, स्टेट गवर्नमेंट का एक टैक्स लागू होता है। तो ये जो टैक्स है, इस टैक्स में अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो गवर्नमेंट ही करेगी। हम आम नागरिक का क्या हो रहा है, अनाज का दाम बढ़ गया, अच्छे दिन आने वाले थे, अच्छे दिन में आज 7 साल हो गया। आज आप देखिए, हर एक आदमी रोजगार के लिए मर रहा है, रोजगार नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। आज इस सिचुएशन में कोरोना काल के बाद 1 साल बाद पूरा मार्केट खुला है। आज 1 साल के बाद अगर इतना जो बर्डन है, गैस का दाम बढ़ गया है, करीब 800 साढ़े 800 रुपये गैस हो गया है। तो आप देखिए, एक समय में मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था आपके चैनल को कि जब अपोजिशन में थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम आएंगे तो हम अच्छे दिन लेके आएंगे,
हम हर चीज़ का दाम जो है उसको हम कम करेंगे। तो अब देखिए 7 साल में तो कुछ हुआ नहीं है। आप देखेंगे जितनी भी पीएसयू यूनिट है गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर यूनिट, वो भी सब प्राइवेटाइजेशन हो गया है। मैं खुद पीएसयू कंपनी के साथ, एमएमटीसी के साथ मैं बिजनेस करता हूँ। आज जो सबसे प्रॉफिट मेकिंग उनकी कंपनी थी नीलाचल इस्पात, वो भी बंद हो गया है। तो आप सोचिए आने वाले दिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए जागना होगा पब्लिक को और भारत के लोग को। यही कहना चाहता हूँ एज अ सोशल वर्कर, एज अ आम नागरिक, हम एक ऐसे मकाम में आज पहुँच गए हैं कि जो 70 साल में इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स जो हमें दिया गए थे फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाया गया था, हर एक संस्था जब प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, बिक जा रहा है, तो हम लोग एक बहुत मुश्किल सिचुएशन से जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की दामों को लेकर और गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ रहा है इतनी तेज़ी से, उसको लेकर आम आदमी तो सड़कों पर है, साथ साथ विपक्ष भी सड़कों पर है, टीएमसी का भी प्रदर्शन चल रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता हुआ दिख रहा है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल का दाम घटेगा या बढ़ता हुआ रहेगा? देखिए अभी आप सबसे बड़ा मुद्दा है फार्म लॉ का। आप देखिए 90 दिन से 100 दिन होने वाला है, 100 दिन हो गया है शायद। 200 लोगों की मौत, सरकार क्या बोल रही है? सरकार ने कुछ किया? सरकार को मतलब ही नहीं है। जब तक ईवीएम मशीन, हर पार्टी अगर एकजुट नहीं होगा, प्लस पब्लिक को भी एकजुट होना पड़ेगा। ईवीएम मशीन को जब तक भारत से उसे बंद नहीं किया जाए, आप सोच लीजिए आने वाला दिन में भी यही सरकार आपको देखने को मिलेगा। तो बिफोर द इलेक्शन हैपेंस, लोकसभा, अगर पॉलिटिकल पार्टी सब मिल के, बिकॉज आवाज़ तो उठना चालू हो गया है, मेन है ईवीएम मशीन को आपको बंद करना। आप देखिए पंजाब का जो, क्यों ऐसा लगता है आपको कि आने वाले दिनों में यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी भाजपा ही आएगी? जाहिर से बात है, कारण ऐसा क्या है? मतलब जो ईवीएम की बात कर रहे हैं आप, तो क्या ईवीएम हैकिंग करती है वो लोग? देखिए अब हैकिंग होता है कि नहीं होता है। आप देखिए एक आईएएस ऑफिसर था गोपीनाथन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया? उन्होंने तो क्लियर एक्सप्लेनेशन भी पूरे लोगों के सामने भी दे दिया। अगर आपका 10% 12% वोट अगर हैक हो जाता है तो आप तो सत्ता में आएंगे, तो आपको क्या परवाह है? पब्लिक का वोट से क्या परवाह है? दूसरा बात क्या है, जो रूरल एरिया है, अगर वहाँ पर पकड़ लो अनाज मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है पैसे के दम से, तो उनको पता है कि भैया हमारा सरकार तो आना ही आना है। तो मेरा ये कहना है कि सबको जागना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ईवीएम वाला जो मैंने बात कहा है, इसके ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सभी पॉलिटिकल पार्टी को एकजुट होकर आना है और इलेक्शन कमीशन को कहे कि इसे बैलेट में आपको लेके कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देखिए अभी रिसेंटली जो म्यूनिसिपल जो इलेक्शन हुआ पंजाब में, एक भी सीट क्या बीजेपी को आया है? नहीं आया है। तो आज आप देखिए लोगों का जो सोच है अब बदलना चालू हो गया है। हाँ, मगर क्या है, टू बी इन द सेफ साइड, अगर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है, अगर आप देखिए 200 लोग मारा गया है, उसके बारे में कुछ कहना किसी का नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीएए एनआरसी का मुद्दा, कृषि बिल का मुद्दा, पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ रहा है उसका मुद्दा, ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा लोकसभा चुनाव में या फिर राम मंदिर का ही जादू चलेगा? देखिए ये जो चुनावी मुद्दा, जो सीएए एनआरसी, उसके बाद में जितने भी आप पकड़िए फार्म लॉ वाला जो चक्कर चल रहा है, ये सब आई वॉश है। क्यों आई वॉश है? इससे क्या होता है कि आप एक तरफ देखते रहते हो, मगर अंदर अंदर क्या हो रहा है, हर एक चीज़ आप देखिए बिक जा रहा है। आप तो बैक ऑफिस समझ में आपको नहीं आ रहा है। आप क्या देख रहे हो कि भाई आज ये मुद्दा, आप देखिए जैसा एक सोशल एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट है दिशा रवि, तो दिशा रवि वाला जो मामला है अचानक उठा, उनको क्या केस दिया, टूल किट वाला एक मामला है। आप देखिए माने दे आर जस्ट डाइवर्टिंग आवर ब्रेन्स। तो हमें जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कि दिशा रवि जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और जो यूथ है उसको रोकने के लिए सरकार इस तरह की जो कदम उठा रही है, क्या आगे नुकसानदेह साबित होने वाला है ये जनता के लिए, आम नागरिक? पहले बात तो ये कहना चाहता हूँ, दीप सिंधु वाला जो मामला है, जिन्होंने झंडा लगाया था, ठीक है, लाल किला में, दीप सिंधु का मामला आपको कोई मीडिया चैनल दिखा रहा है? प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? कोई नहीं दिखा रहा है। अभी उसके बाद में डाइवर्ट हो गया दिशा रवि की तरफ।
शी इज एन स्टूडेंट प्लस क्लाइमेट चेंज के ऊपर में वो काम करती है। उसको लेके आप आज एक मुद्दा टीवी में रेगुलर आपको दिखा रहा है, कुछ दिन बाद देखोगे वो भी छप जाएगा। अभी उन्नाव में 2-3 रेप केस हुआ है उन्नाव में, तो उसको भी आप पकड़ लीजिए, रोज दिखाया जा रहा है। तो रोज एक नया एक्टिविटी दिखा के जो मेन मुद्दा है प्राइजेस, दाम को कम करना, इससे हम लोग हट जा रहे हैं। उसके बाद में सेकेंड आप देखिए जो केसेस है, जैसे कि आपके दीप सिंधु वाला, तो उनका क्या केस का क्या हो रहा है नहीं हो रहा, किसी को कुछ पता है? हर दिन हम एक नया मुद्दा लेके बैठे हुए हैं। मतलब आप समझ लिए द पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम नॉट टेलिंग वन पार्टी, दे हैव अंडरस्टूड द माइंड ऑफ द इंडियन सिटीजन दैट 130 करोड़ पॉपुलेशन, इनको अगर हमको चलाना है, हमें किस सिस्टम से चलाना है और हमें क्या करना है, क्या करवाना है, इन्हें पता है सही से। शेख जुल्फ़िकार अली, एक और सवाल था कि कोरोना का भी खात्मा नहीं हुआ है, लेकिन बाबा रामदेव ने पतंजलि के कोरोना की दवा कोरोनिल के नाम से बनाया, जिसके प्रमोटिंग में आप देख रहे हैं कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी जी भी उसमें शामिल हैं। इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो आज 1 साल से हम लोग जो कोरोना काल में जो हम लोग बहुत जन परेशानी में थे, बहुत जनों का इंतकाल हुआ और वैक्सीन के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। अगर बाबा जी का पतंजलि, जो आप सोचिए, जो ब्रांड सैकड़ों ब्रांड अगर पर डे निकालती है विदाउट एनी वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड भी उसको बैन कर चुका है। हाउ कैन यू ट्रस्ट अ ब्रांड कॉल्ड पतंजलि हु इज टेलिंग कि हमने कोरोनिल करके जो आयुर्वेदिक दवाई निकाला है, प्लस वहाँ पर हमारे देश के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी शामिल है, वहाँ पर हमारे देश के जो मीडियम माइक्रो इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो भी वहाँ पर है। अगर कोरोनिल से अगर हमारा इलाज हो जाता है तो मैं कहता हूँ तो फिर कोवैक्सीन लाने का क्या ज़रूरत है, बाहर से इंपोर्ट करने का क्या ज़रूरत है? आप समझे मेरा बात? तो मेरा कहने का मतलब है अगर पतंजलि का कोरोनिल से हमारा ठीक हो जाएगा तो हम लोग सब लेने के लिए रेडी है। तो पहले तो उसका जो वेरिफिकेशन है, जो तुम्हारा उसका डॉक्टरों के साथ जो एलोपैथी जो डॉक्टर है उनके साथ कंसल्ट करके वो क्या कहते हैं, इसको लेके पहले क्लियर करिए बात। तो वी आर ऑल रेडी टू गो फॉर कोरोनिल। आज आप कोरोनिल को सामने ला रहे हैं। एक समय में पतंजलि आप देखिए जितने भी उनका प्रोडक्ट्स है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बंद हो गया। क्या कारण है? आप सोचिए, एक आदमी भैया एक प्रोडक्ट को निकालने में रिसर्च होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने में उसका लिए एक प्लांट बैठाना पड़ता है। उनका रातों रात भैया आटा भी निकल जाता है, मैदा भी निकल जाता है, तेल भी निकल जाता है, साबुन भी निकल जाता है। मतलब क्या है इनका कॉन्सेप्ट? क्या है इनका कॉन्सेप्ट? है सिर्फ मार्केटिंग। छोटे छोटे जो लोग मैन्युफैक्चरर है उनको दे दिया, भैया तू मेरा साबुन बना, तू मेरा पापड़ बना, तू मेरा ये बना। तो इससे क्वालिटी मेंटेन कभी होगा? तो हाउ कैन यू ट्रस्ट अ प्रोडक्ट कॉल्ड कोरोनिल? प्लस वहाँ यूनियन की जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी शामिल है, वहाँ पर स्टेज में खड़े हुए हैं। क्या पतंजलि के साथ ऐसा हो रहा है कि बिना जांच किए, बिना वेरीफाई किए मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है, या किसी और भी कंपनी के साथ ऐसा किया जा रहा है? देखिए, जब देश का जो हेल्थ मिनिस्टर है, जब वो उस स्टेज में बाबा जी के साथ में खड़ा रहता है, या जो बड़े बड़े जो जैसा हम नितिन गडकरी साहब जैसे जो बड़े माने जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री के मिनिस्टर खड़े रहेंगे, तो लोग क्या देखेंगे? लोग तो देंगे अरे भाई इतने बड़े बड़े नेता हैं तो उसका तो प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है, चाहे वो ख़राब हो अच्छा हो, तो सर्टिफिकेट तो वहीं मिल गया। आप समझे मेरा बात? तो मेन चीज़ जो है, जो मेन जो वेरिफिकेशन जो होता है मेडिकल का, या तुम्हारा जो एलोपैथी, अब क्या है कि अगर आयुर्वेदिक से सब ठीक हो जाएगा तो फिर एलोपैथी का हमारा ज़रूरत नहीं है। फिर कोवैक्सीन में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किए आप? इतना बड़े बड़े जो प्लांट है जो कोवैक्सीन जो बना रहे हैं या कोविशील्ड जो बना रहे हैं, तो इतना इन्वेस्टमेंट करके क्यों कर रहे हैं? अगर आयुर्वेदिक से ठीक हो जाता है तो आयुर्वेदिक से कराइए आप ठीक। शेख जुल्फ़िकार अली, एक और सवाल था और आखिरी सवाल है कि आप हर एक मुद्दे को लेकर, देश का मुद्दा हो, राज्य का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे को लेकर बहुत ही मुखर होकर बोलते हैं। क्या हम ऐसा उम्मीद जता सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होंगे, या आपको ऐसा मौका मिला तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए जनाब, मैंने कभी पॉलिटिकल कैरियर के बारे में कभी सोचा नहीं। आज इंशाल्लाह मैं जो काम, आज 13,000 लोग मेरे कंपनी में काम करते हैं, तो 13,000 लोग का जब परिवार अगर मैं चलाता हूँ, मेरे अब्बा जो चलाते हैं,
तो आज से नहीं 45 ईयर्स हो गया है। तो इस कोरोना टाइम में भी हमने कहा है दूसरों चैनलों को भी कि हमने किसी का बोनस भी नहीं रोका, किसी का सैलरी भी नहीं रोका, हर किसी का सैलरी हमने पेमेंट किया। तो ऊपर वाला का दुआ है हमारे परिवार के ऊपर कि हम रोज़गार दे पा रहे हैं। और पॉलिटिक्स में नहीं हो कि भी मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मुझे ये मौका मिलता है, अगर आवाम चाहती है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और आप लोगों का अगर प्यार रहा, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ में काम करूँगा जो मेरा हमेशा स्लोगन रहा है, फॉर द पीपल विद द पीपल। लोगों के लिए मुझे काम करना, लोगों के लिए मुझे जीना है और लोगों को जो सुविधा चाहिए मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें हर एक सुविधा हमसे जितना होगा, हाँ कमिटमेंट हो सकता है मैं 10 कमिटमेंट किया हूँ तो कोशिश करूँगा उसमें से एटलीस्ट 8 में कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए। किस पार्टी में आप ज्वाइन होंगे और कितना जल्दी आप ये फैसला लेंगे, कितना क्या आप विधानसभा इसी विधानसभा चुनाव में आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं वही पार्टी के साथ जाऊंगा जो मुझे फ्रीडम ऑफ वर्क देगी, जो मुझे फ्रीडम देगी कि हाँ काम करने के लिए। मैं किसी के दबाव में काम करने वाला आदमी हूँ नहीं। हाँ, मैं पार्टी का जो हेड डिपार्टमेंट है उनका बातें को रख के मुझे काम करना है। मगर क्या है, मैं अगर राजनीति में आता हूं तो मैं अपना टर्म्स भी रखूंगा कि मुझे काम करना है। किस आइडियोलॉजी के साथ आप काम करना चाहेंगे, किस आइडियोलॉजी से आप इंस्पायर होकर काम करना चाहेंगे? क्या आपको बीजेपी टिकट देगी और स्वतंत्र होकर काम करने बोलेगी तो आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, बात ये नहीं है कि मुझे बीजेपी टिकट दे या कांग्रेस टिकट दे या तृणमूल टिकट दे। मैं वही पार्टी के साथ जाऊंगा जो मुझे, मैंने कहा, जो मुझे फ्रीडम देगी काम करने के लिए, जो मुझे सपोर्ट करेगी, जो मेरे साथ कॉपरेट कर। बिकॉज देखिए, मैं बंगाली मुस्लिम हूँ। अब बंगाली मुस्लिम का पॉपुलेशन आपको मैंने पहले भी कहा है, हमारी जो यूपी और बिहार के जो मुस्लिम है उनके पॉपुलेशन 50 लाख है, तो हमारा पॉपुलेशन है 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है। तो पेपर में दिखाते हैं 2 करोड़ 70, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ पॉपुलेशन ऑल ओवर बंगाल। आप सेंट्रल कलकत्ता से आप बाहर निकलिए ना, अब जहाँ जाएंगे देखेंगे बंगाली मुस्लिम ही है। तो बंगाली मुस्लिम फेस या चेहरा अभी तक मैंने अपने बचपन से लेके, मेरा ऑलरेडी आई एम नाउ इन द 40s, मैंने आज तक कभी देखा नहीं किसी को। तो अगर मुझे मौका मिलता है टू बी अ मुस्लिम फेस, आई एम गोइंग टू बी, बट इन माई टर्म्स। मेरा काम करने का तरीका, बिकॉज मेरा एक ही मुद्दा रहेगा। मेरा मुद्दा पैसा कमाना नहीं है, मेरा मुद्दा होटल बनाना नहीं है, मेरा मुद्दा रिसोर्ट बनाना नहीं है। मेरा मुद्दा होगा, वही मुद्दा होगा जो पब्लिक चाहेगी, जो पब्लिक का ज़रूरत है, जो पब्लिक आज जो परेशानी से जो झूल रही है उससे मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। जो मैं बिना पॉलिटिक्स का भी कर रहा हूँ, और पॉलिटिक्स में अगर मैं आता हूँ तो मुझे एक मकाम मिलेगा बड़े होकर काम करने के लिए और लोगों का प्यार मिलेगा। इस विधानसभा चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं 135 करोड़ जो देशवासी है, बस मैं यही चाहता हूँ उनका भला हो, उनका अच्छा हो। जो भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो तृणमूल आए, चाहे वो सीपीएम आए, 135 करोड़, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं एज अ हिंदुस्तानी, मैं एज अ इंडियन 135 करोड़ लोगों का जैसा भला हो, देश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। आज आप देखिए, आज देश को मिसाइल देने वाला कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। वो प्रेसिडेंट भी देश के बने, तो ही वॉज नॉट अ लाउड स्पीकर, वो सॉफ्ट स्पीकर थे। काम, आपका काम ही आपको हर कुछ देगा। तो मैं चिल्ला के नहीं, मैं अपना काम करूंगा और मेरा काम क्या होगा वो लोग डिसाइड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे शेख जुल्फ़िकार अली थे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने हर एक मुद्दे को जिस तरह से बात करते हैं, हर एक मुद्दे पर जिस तरह से मुखर होकर बोलते हैं, आज भी इन्होंने कई मुद्दे पर अपनी बात रखी। साथ ही विधानसभा चुनाव के बारे में बात की, केंद्र की नीतियों के खिलाफ, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उसके खिलाफ इन्होंने बात रखी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अगर इन्हें पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा तो ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। इनको जहां पर फ्रीडम के साथ वर्क करने की इजाज़त मिलेगी, जहां पर अनुमति दी जाएगी, वहां पर ये ज्वाइन भी होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।